वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 7 चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर का वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाता था। फिर हमने देखा कि कैलिको, मलमल, फिर हमने देखा कि किस तरह से भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो पूरी दुनिया में, पूरे क्षेत्र में, हर कोने में ये फैला हुआ था और हर जगह इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। फिर हमने पढ़ा कि कैलिको अधिनियम के विषय में पढ़ा और पटोला बुनाई, जामदानी बुनाई, कई ऐसे पॉइंट थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं, भारतीय कपड़े का पतन। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब भारतीय कपड़े का डिमांड हर क्षेत्र में था, हर कोने में था, तो फिर इसका पतन कैसे हो गया। तो जब भारत के जो वस्त्र उद्योग थे वो पूरी दुनिया में जब छा गया, तो इंग्लैंड व यूरोप के जो ऊनी और रेशमी कपड़े के जो निर्माता थे उन्हें ये परेशानी होने लगी और ये नहीं चाहते थे कि भारत का जो वस्त्र है वो यहाँ आए। इसलिए वो कई ऐसे तकनीक को सोचने लगी कि कोई ऐसा तकनीक होना चाहिए, तकनीक में सुधार होना चाहिए तकनीकी में, जिससे कि कारण यहाँ पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन हो सके और इसी कारण वहाँ पर वास्प इंजन का, स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किया गया था, जिसके कारण ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग पनपने लगा। बहुत ज़्यादा यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा। जब ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा तो भारतीय जो कपड़े थे, जो निर्माता थे, यहाँ के जो बुनकर थे, उनका जो काम था वो ठप होता चला गया और भारतीय कपड़े का पतन शुरू हो गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े थे। तो क्या असर पड़ा, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भारत में कपड़े बनते थे और यूरोप और अमेरिका में जो कपड़ा बनता था, ये दोनों में मुकाबला शुरू हो गया था। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। फिर हमने देखिए कि औरांग, ये औरांग क्या है। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था, यानी कि जब बिक्री होता था तो उससे पहले यहाँ पर इस जगह पर चीज़ों को एकत्रित किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। अगला पॉइंट है, हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 1823 ईस्वी में 12,000 बुनकरों, मतलब कि 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला था, जिसमें लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हम लोग, यानी ये बुनकर की तरफ से लिखा गया है कि हम लोग कंपनी से पेशगी हमें मिलती थी और जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म हो चुका है, औरांग अब बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को, हमारे परिवार के पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड हम पर कृपा नहीं करता तो हमें कपड़ा के ऑर्डर नहीं देता था। हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह से ये इसमें अपनी स्थिति के बारे में बताया गया है। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। तो यहाँ पर है कि 1828 ईस्वी में एक विधवा कताई कामगार है जो कि अपनी दुर्दशा के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम में पत्र अपना प्रकाशित करवाना चाहती है और वो अपनी स्थिति के बारे में बताना चाहती है। फिर हम देखते हैं 1830 के दशक तक क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि भारतीय बाजार ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र बन रहा था, यहाँ पर पूरी तरह से छा जाता है। भारतीय बाजार में ब्रिटेन का जो कपड़ा है पूरी तरह से छा जाता है और 1880 के
दशक तक क्या होता है कि भारत के जो भी लोग हैं, भारत के लोग जितना भी सूती कपड़ा पहनते हैं उनमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता है। तो इससे क्या होता है कि बुनकरों की जो स्थिति है, बुनकर जो सूत काटने वाले हैं उनकी स्थिति खराब होती चली जाती है और लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काट कर अपना आजीविका चला रही हैं वो बेरोजगार होती चली जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी भारत में जो हथकरघों का जो काम होता था, जो हथकरघों से जो बुनाई होती थी, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत से ऐसे कपड़े थे, बहुत से ऐसी बुनाई थी जो कि मशीन से नहीं होता था, वो हथकरघों से ही होता था। फिर हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ा यानी बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं उसका बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूत और हाथ से बने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह से अब क्या होता है कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि चरखा पर भारत की पहचान बन गई, चरखा जो है भारत की पहचान बन गई और 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे पर उसे बीच में जो पट्टी होती है उस पर वहाँ पर चरखे को जगह दी गई थी। अगला पॉइंट क्या है, सूती कपड़े का जो मिल था उसका उदय। अब यहाँ क्या होता है कि भारत में पहली जो सूती कपड़ा का मिल स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, तो 1854 में। ये कहाँ किया गया था, तो ये मुंबई में किया गया था। ये जो था एक कताई मिल था। फिर 19वीं सदी की शुरुआत से ही क्या होता है कि भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। फिर आगे हम देखते हैं क्या कि 1900 ईस्वी तक जो है मुंबई में 84 कपड़ा मिल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो स्थापना किया गया था 1854 में मुंबई में। फिर 1900 ईस्वी आते आते मुंबई में 84 कपड़ा मिल हो जाता है और ये जो है पारसी और गुजराती व्यवसायी के द्वारा खोला गया था। आगे हम देखते हैं कि अहमदाबाद में सबसे पहला कारखाना 1861 ईस्वी में खोला गया था और फिर कानपुर में एक साल बाद यानी कि 1862 ईस्वी में खोला गया था। अगला पॉइंट है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। यहाँ हम देखते हैं कि 1799 ईस्वी तक मैसूर पर टीपू सुल्तान का शासन था और टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ 4 बार लड़ाइयाँ हुई थी। ये जो लड़ाई हुई थी यहाँ हम देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। यहाँ हम देखते हैं कि टीपू की तलवार, ये जो है टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, ये ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में ये संग्रहालय में रखा गया था और ये जो संग्रहालय में रखा गया था वो वहाँ पर ये बहुत बहुमूल्य संपत्ति है। फिर हम देखते हैं कि इस तलवार में क्या गुण था, तो इस तलवार में यह गुण था कि कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में ये बनाया जाता था। फिर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो 1799 में होती है और इसके एक साल बाद यानी कि 1800 ईस्वी में क्या होता है कि 1800 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन जो हैं वो मैसूर की यात्रा करते हैं और वो इस बात का ब्यौरा दिए थे कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियां में वुड्स स्टील की तरह से बनाया जाता है। ये जो वुड्स स्टील था इसे असम में कन्नड़ शब्द उक्कू और तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उडुक्कू यानी ये स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था। फिर हम आगे देखते हैं, भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिक को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली के विद्युत चुंबक तत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे, ये जो है भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किए थे।
ये 1818 से लेके 1822 ईस्वी तक इसका अध्ययन किए थे। कितने साल अध्ययन किए थे ये? 4 साल तक। कौन थे? माइकल फैराडे। अगला पॉइंट है गांव की उजरी भट्टियाँ। यहाँ हम देखते हैं कि उन भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का जो प्रगलन का जो काम था वो सामान्य गतिविधि थी, मतलब सामान्य रूप से यहाँ चलते रहता था। और बिहार और बंगाल में मतलब भारत के बिहार और बंगाल जो प्रांत था वहाँ पर हर ज़िले में प्रगलन के कारीगर होते थे। फिर हम देखते थे कि प्रगलन का जो काम होता था वो कौन करता था? पुरुष करते थे। और धौंकनी का जो काम होता था वो महिलाएं करती थी। अब ये धौंकनी क्या होता है? तो ये जो है हवा फेंकने का यंत्र होता है। 19वीं सदी के अंत तक अब आते आते क्या होता है कि यहाँ पर जो है प्रगलन का जो हुनर रहता है, प्रगलन का जो हुनर है वो खत्म होने लगता है। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंड पड़ चुकी है और यहाँ लोहे का जो उत्पादन है वो गिरता चला जा रहा है। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, ये पॉइंट है अगला। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स विड और जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबजी टाटा, ये जो हैं दोनों भारत में एक लौह और एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे जगह की तलाश करते हैं। ये कई महीनों तक यहाँ वहाँ घूमते हैं, भटकते हैं। फिर जमशेदजी टाटा भारत में एक बड़ा सा लोहा यंत्र लगाना चाहते हैं। इसके लिए वो कई दिन तक इधर उधर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वेल्ड और दोराबजी जो हैं वो एक छोटे से गांव में जा रहे थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ स्त्री और पुरुष टोकरियों को भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। अब ये जब लौह अयस्क ले जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये अगरिया समुदाय के लोग रहते हैं। और इनसे जब पूछते हैं तो पता चलता है कि दूर पर रजहारा पहाड़ियों के पास ये जो लौह अयस्क है मिल रहा है। और ये जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। जब यहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं रहता है। फिर ये कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं। जब आगे वहाँ से बढ़ते हैं तो फिर वो देखते हैं क्या कि सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई। इस शहर को जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा था। तो ये जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर 1912 से जो है यहाँ पर उत्पादन इसका होने लगा था। फिर हम आगे देखते हैं कि 1914 में क्या होता है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुई थी और इस समय क्या होता है कि ब्रिटेन में बनने वाला इस्पात को यूरोप के युद्ध संबंधी जो आवश्यकताओं थी पूरा करने में झोंक दिया जाता है। इस तरह से भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में काफ़ी गिरावट आई। अब यहाँ पर क्या होता है आगे कि 1919 ईस्वी तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता चला गया टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो टिस्को है भारत में जो इसका स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, ये पूरी हर क्षेत्र में ये किस तरह से फैलता चला जा रहा था। फिर हम आगे देखते हैं अन्यंत्र। अब अन्यंत्र का अर्थ क्या होता है? ये हम देखते हैं कि जो भारत में अगर ये घटना घट रही है तो उसी समय और किसी क्षेत्र में और किसी इलाके में और किस देश में कौन सी घटना उस समय घट रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जापान में औद्योगिकरण। 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा था। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं पर बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ क्या था कि जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों का खुलकर बढ़ावा दिया था। फिर हम देखते हैं 1868 में
1868 में जापान की सत्ता संभालने वाली मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। फिर इसी महत्वपूर्ण इसके लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं और जैसे इसी क्रम में डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया जाता है। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उस समय उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जापान में औद्योगिकरण का विकास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।